So our today's topic is disorders of lipid metabolism. कुछ ऐसे दिक्कतें आती हैं जब लिपिड मेटाबॉलिज्म में प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते हैं, तो कुछ ऐसे डिजीज हैं, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, फैटी लीवर, ओबेसिटी, ये सारे कुछ ऐसे दिक्कतें हैं जो आती हैं, तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, तो इंक्रीज इन द प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो मोर देन 20 mg पर डाइल्यूशन होता है तो उसे कहते हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया कहते हैं। इट इज अ कंसंट्रेशन मोर देन increase in the plasma cholesterol concentration more than 200 mg per dilution concentration is known as hypercholesterolemia. नेक्स्ट है, उसके बाद भी कई सारे डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, जैसे कि आपका डायबिटीज मेलाइटस, फिर ये सारी चीजें डायबिटीज मेलाइटस, हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। डायबिटीज मेलाइटस में देखेंगे तो ड्यू टू द इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस सिंस द अवेलेबिलिटी ऑफ एसिटाइल कोए इज इंक्रीज्ड, तो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस की वजह से एसिटाइल कोए की अवेलेबिलिटी या उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, इसीलिए डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आपका है हाइपोथायरॉयडिज्म, तो ड्यू टू द डिक्रीज इन द एचडीएल रिसेप्टर्स ऑन द हेपेटोसाइट्स, एचडीएल रिसेप्टर्स का किस पे, हेपेटोसाइट्स पे घट जाना, इसकी वजह से क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि लिपिड मेटाबॉलिज्म में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन उसके अलावा हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया के अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग डिजीज या सिम्टम्स दिखेंगे। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ड्यू टू एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द एक्सक्रीशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल थ्रू बाइल, तो हमारा बाइल के थ्रू हमारा कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता है, तो इसी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स में देखेंगे इंक्रीज इन द प्लाज्मा ग्लोबुलिन कंसंट्रेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो हमारा प्लाज्मा में ग्लोबुलिन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, इसी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हमारे बॉडी में दिखते हैं। कोलेस्ट्रॉल एलिवेशन इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्लाज्मा लिपोप्रोटीन फ्रैक्शन इन दिस डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल एलिवेशन मतलब कोलेस्ट्रॉल का घटना ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द प्लाज्मा लिपोप्रोटीन फ्रैक्शन, प्लाज्मा लिपोप्रोटीन फ्रैक्शन बढ़ जाता है तो हमारा कोलेस्ट्रॉल एलिवेशन होने लगते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कंट्रोल ऑफ हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। अब इसका कंट्रोल कैसे करेंगे, तो कंजम्पशन ऑफ द प्यूफा। प्यूफा क्या है, डाइटरी इंटेक ऑफ द पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हम डाइटरी इंटेक करके या उसे खा के हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। किसको, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया को कंट्रोल कर सकते हैं। या डाइटरी इंटेक ऑफ द पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड रिड्यूसेस द प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो जब पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का हम डाइटरी एज अ डाइट लेंगे तो प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा और इस तरीके से हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया को कंट्रोल करने के। PUFA will help in the transport of cholesterol by LCAT mechanism and its excretion from the body, तो इस तरीके से LCAT मैकेनिज्म के थ्रू ये इसका कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्टेशन होगा और हमारे बॉडी में प्रॉपर तरीके से इसका एक्सक्रीशन भी होगा और इस तरीके से हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डाइटरी कोलेस्ट्रॉल। डाइटरी कोलेस्ट्रॉल इन्फ्लुएंस ऑन द प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल इज मिनिमल, तो जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है, हम जो क्या खा रहे हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितना है, जरूरत से ज्यादा तो नहीं है, ये भी हमें जानना है। However, avoidance of cholesterol-rich food is advocated, and in a dietary intake of less than 300 mg per day is advised. तो कहने का मतलब 300 mg पर डे से कम अगर हम डाइटरी इंटेक करेंगे ऑफ कोलेस्ट्रॉल, मतलब कोलेस्ट्रॉल कम से कम हम कोलेस्ट्रॉल रिच फूड खाएंगे, दैट शुड बी मैक्सिमम ऑफ द
300 to 200 mg पर डे जो होता है उतना ही खाएंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बना रहेगा और इस तरीके से हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया नहीं होगा। नेक्स्ट है प्लांट स्टेरॉल्स की बात करें तो प्लांट स्टेरॉल्स में है कि certain plant sterols and their ester reduces plasma cholesterol level। कुछ plant sterol ऐसे हैं कि जो प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। They inhibit the intestinal absorption of dietary cholesterol। ये intestinal absorption जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का होता है उसी को रोक देंगे और इस तरीके से हमारा बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम से कम रहेगा या जितना की जरूरत है उतना ही रहेगा, ठीक है, और इस तरीके से हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया नहीं होगा। नेक्स्ट, डाइटरी फाइबर। फाइबर प्रेजेंट इन द वेजिटेबल्स डिक्रीजेस द कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। जो हम फाइब्रस फ्रूट्स या फाइब्रस डाइट लेंगे तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में कम से कम होगा और इस तरीके से भी हम हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अवॉइडिंग हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं लेंगे तो डाइट रिच इन कार्बोहाइड्रेट शुड बी अवॉइडेड टू कंट्रोल हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया। मतलब हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया को कंट्रोल करने के लिए जो मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट डाइट हम लेते हैं उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। इम्पैक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें। एलिवेशन इन द प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल इज ऑब्जर्व्ड इन द पीपल विद स्मोकिंग, abdominal obesity, lack of exercise, stress, high blood pressure, consumption of the soft water। अब देखिए ये सारे जो हैं पेशेंट जो ये सारी चीजें करते हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल या हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया होने के चांसेस हैं। तो ऐसे पेशेंट जो स्मोकिंग कर रहे हैं या एब्डोमिनल ओबेसिटी है या एक्सरसाइज नहीं करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, बीपी हाई बीपी रह रहा है या सॉफ्ट वाटर कंजम्पशन कर रहे हैं तो उन्हें कोलेस्ट्रॉलेमिया हो सकता है, हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया हो सकता है। तो ये सारी जो हमारे लाइफ स्टाइल है उसमें चेंजेस लाकर भी हम हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर मॉडरेट अल्कोहल कंजम्पशन। मॉडरेट मतलब जो मिनिमम या जो जितना हम इतना अल्कोहल का ही कंजम्पशन करें कि जितना हमारे बॉडी को नुकसान ना पहुंचे। The beneficial effect of the moderate alcohol intake are masked by the ill effects of the chronic alcoholism। ठीक है, मतलब ज्यादा अल्कोहलिक होने के वजह से भी हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया हो सकते हैं। अब ड्रग्स का कौन सा हम यूज करेंगे? ड्रग्स सच एज लेवोस्टेटिन which inhibit HMG-CoA reductase and decrease cholesterol synthesis are used। तो HMG-CoA reductase जो हमारा एंजाइम है that is responsible for the cholesterol synthesis that is inhibited by the drug known as lovastatin। तो लोवास्टेटिन हमारा ड्रग है जो HMG-CoA reductase को इनहिबिट करेगा और इसके इनहिबिशन से HMG-CoA reductase के इनहिबिशन से हमारा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस जो है वो घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा ड्रग है अथीरोस्क्लेरोसिस। हम लोगों ने पढ़ा भी था, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। इट इज अ कॉम्प्लेक्स डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द थिकनिंग और हार्डनिंग ऑफ द arteries due to the accumulation of the tissue, collagen, fibrous tissue, proteoglycans, calcium deposits, etc. in the inner arterial wall। हम लोगों ने यही पढ़ा था कि arterial wall में, inner arterial wall में कई सारे fibrous substances, lipids, collagen, fibrous tissues, proteoglycans या calcium का deposition हो जाता है जिससे वजह से प्रॉपर हमारा ब्लड फ्लो नहीं कर पाता है, इसकी वजह से अथीरोस्क्लेरोसिस होता है। इसमें पहला बात करें, इट इज अ progressive disorders that narrows and ultimately blocks the arteries। narrows मतलब सबसे पहले पतला करेगा उसके रास्ते को, ब्लड फ्लो वाले रास्ते को, फिर जाके धीरे धीरे उसको ब्लॉक करने लगेंगे, उसी को क्या कहते हैं अथीरोस्क्लेरोसिस। पहला कोरोनरी आर्टरीज are the most commonly affected leading to the myocardial infarction or heart attacks। सबसे पहले कोरोनरी आर्टरीज में ही होता है अथीरोस्क्लेरोसिस जिसकी वजह से मायोकार्डियल इंफेक्शन या हार्ट अटैक होते हैं। Causes of atherosclerosis and CSD तो बात करें तो
इट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द कोलेस्ट्रॉल एंड एलडीएल। कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल प्रॉपर तरीके से हमारे बॉडी में रहेंगे तो या डेफिनेट कंसंट्रेशन में रहेंगे तो हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स दैट मे कॉज एथेरोस्क्लेरोसिस। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकते हैं। पहला डायबिटीज मेलाइटस, दूसरा है हाइपरलिपोप्रोटीनेमियाज, तीसरा नेफ्रोटिक सिंड्रोम, चौथा हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, और फिर दूसरा फैक्टर्स है ओबेसिटी, एक्सेसिव स्मोकिंग, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस। ठीक है, ये सारे भी वजह हैं जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिक्कत है फैटी लीवर। जो लिवर है उसमें फैट का डिपोजिशन हो जाना। ठीक है, ये क्या कहते हैं, फैटी एसिड या लिपिड मेटाबॉलिज्म का प्रॉपर तरीके से ना हो। लिवर इज नॉट अ स्टोरेज ऑफ ऑर्गन फॉर फैट अनलाइक एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू की तरह लिवर में फैट का स्टोरेज नहीं होता है। However, in certain conditions, lipids accumulate excessively in liver, resulting in the fatty liver. कुछ कंडीशंस में जो लिपिड्स हैं हमारे लिवर में एक्यूमुलेट्स मतलब इकट्ठा हो जाते हैं और इसकी वजह से वो फैटी लिवर डिजीज या फैटी लिवर सिम्टम्स दिखने लगते हैं। इन नॉर्मल लिवर, क्यूपर सेल्स कंटेन लिपिड्स इन द फॉर्म ऑफ द ड्रॉपलेट्स। तो नॉर्मल लिवर में कफर या क्यूपर सेल में वो लिपिड्स का होते हैं, पाए जाते हैं ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। इन फैटी लिवर, ड्रॉपलेट्स ऑफ द ट्राइग्लिसरॉल्स आर फाउंड इन द एंटायर साइटोप्लाज्म ऑफ द हेपेटिक सेल्स। तो एंटायर साइटोप्लाज्म, और जबकि नॉर्मल लिवर में क्या था, कुछ फॉर्म्स ऑफ द या तो कुछ ड्रॉपलेट्स पाए जाते थे। तो जबकि फैटी लिवर्स में ड्रॉपलेट्स ऑफ द ट्राइग्लिसरॉल्स, ठीक है, ट्राइग्लिसरॉल्स पाए जाएंगे और मैक्सिमम किसमें, एंटायर साइटोप्लाज्म ऑफ द हेपेटिक सेल्स। मैक्सिमम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द हेपेटिक सेल्स में ये ट्राइग्लिसरॉल्स या फैट्स या लिपिड्स पाए जाएंगे जिसकी वजह से फैटी लिवर सिम्टम्स दिखते हैं। नेक्स्ट है दिस कॉजेज impairment in metabolic functions of liver. Fatty liver is associated with the fibrotic and changes and cirrhosis. Cirrhosis मतलब liver damage। तो इसकी वजह से जो हमारा मेटाबॉलिक फंक्शन लिवर जो भी परफॉर्म करता है, फैटी लिवर होने की वजह से या फैटी लिवर सिम्टम्स होने की वजह से प्रॉपर हमारा लिवर अपना जो भी फंक्शनिंग है वो परफॉर्म नहीं कर पाता है और इसकी वजह से फाइब्रोटिक चेंजेस और सिरोसिस लिवर में होते हैं। नेक्स्ट लिखा है इसमें फैटी लिवर में ऑकर ड्यू टू द टू मेन कॉजेस। दो वजह से होते हैं, इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ द ट्राइग्लिसरॉल्स, जब ट्राइग्लिसरॉल्स का सिंथेसिस ज्यादा होने लगता है, या इम्पेयरमेंट इन द लिपोप्रोटीन सिंथेसिस, या लिपोप्रोटीन सिंथेसिस हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है या मैक्सिमम हो रहा है। अब इंक्रीज ट्राइग्लिसरॉल सिंथेसिस, मोबिलाइजेशन ऑफ द फैटी एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, मतलब फैटी एसिड का एडिपोज टिश्यू से मोबिलाइजेशन होना, एंड देयर इनफ्लक्स इनटू द लिवर इज मच हायर देन देयर यूटिलाइजेशन। मतलब और जो फैटी एसिड का डिपोजिशन हमारा लिवर में हो रहा है और उसका यूटिलाइजेशन बहुत कम हो रहा है इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल। मतलब इतना ज्यादा डिपोजिशन हो रहा है कि यूटिलाइजेशन के होने के बाद भी उसमें हमारा जो फैटी एसिड है या लिपिड्स है वो उसमें रुक जा रहा है, रह जा रहा है, एक्यूमुलेट कर जा रहा है। दिस लीड्स टू द ओवर प्रोडक्शन ऑफ द ट्राइग्लिसरॉल्स एंड देयर एक्यूमुलेशन ऑफ द लिवर, जिसकी वजह से ज्यादा से मैक्सिमम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ट्राइग्लिसरॉल्स होते हैं और उसका लिवर में इकट्ठा होना पाया जाता है। नेक्स्ट है डायबिटीज मेलाइटस, starvation, alcoholism and high fat diet are associated with increased mobilization of fatty acid that often cause fatty liver. अब फैटी लिवर का ये भी वजह है कि डायबिटीज मेलाइटस हो, स्टार्वेशन हो, ज्यादा से ज्यादा मतलब भूखा रह रहा है पेशेंट, पेट खाली रह रहा है, अल्कोहल कंजम्पशन रह रहा है और हाई फैट डाइट वो ले रहा है, इसकी वजह से भी हमें फैटी लिवर डिजीज या फैटी लिवर सिम्टम्स दिख सकते हैं। It is associated with the increased mobilization of the fatty acid that
ऑफन कॉजेस फैटी लिवर, और इसकी वजह से जो हमारा फैटी एसिड का मोबिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से फैटी लिवर हो जाता है। Alcohol inhibits fatty acid oxidation and thus promotes fat synthesis and its deposition. तो अल्कोहल की वजह से फैटी एसिड ऑक्सीडेशन हो नहीं पाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, फैट सिंथेसिस और उसका डिपोजिशन इन द लिवर होता रहता है, जिसकी वजह से भी फैटी लिवर डिजीज या सिम्टम्स दिखते हैं। Impaired synthesis of lipoprotein में देखेंगे, the synthesis of very low density of lipoproteins actively take place in the liver. तो VLDL formation या low density lipoprotein, very low density lipoprotein formation requires phospholipid and apoprotein B. Fatty liver caused by the impaired lipoprotein synthesis may be due to the, अब इसमें जो क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड्स और एपोप्रोटीन बी रिक्वायर होते हैं, वो फैटी लिवर्स में प्रॉपर तरीके से नहीं होते हैं। तो जिसकी वजह से वो क्यों होता है, डिफेक्ट इन द फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस नहीं प्रॉपर तरीके से हो पा रहा है। अब ब्लॉक इन द एपोप्रोटीन फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। फेलियर इन द फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ द लिपोप्रोटीन, मतलब ये चीजें नहीं हो पा रही हैं, इसकी वजह से हमारा क्या होता है, इम्पेयर्ड सिंथेसिस ऑफ द लिपोप्रोटीन होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम ओबेसिटी पर। ओबेसिटी इज एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द बॉडी वेट ड्यू टू द एक्सेसिव फैट डिपोजिशन। हमारे बॉडी का एबनॉर्मली हमारे बॉडी का वेट बढ़ जाना ही ओबेसिटी कहलाता है। और ये क्यों बढ़ते हैं, ड्यू टू द एक्सेसिव फैट डिपोजिशन इन द बॉडी। जो एक्सेसिव फैट डिपोजिशन इन द बॉडी होते हैं, बॉडी में होते हैं, उसकी वजह से हमारा ओबेसिटी होता है। पहला, न्यूट्रिशनल बेसिस। न्यूट्रिशनल बेसिस क्या है, men and women are considered obese if their weight due to the fat exceeds more than 20% and 25% of their body weight respectively। अगर 20% या 25% बॉडी वेट से अगर 20% या 25% बढ़ जाता है बॉडी वेट, तो उस मैन या वुमेन को ओबेस या ओबेसिटी डिजीज उसमें पाया जाता है या पाया जाना कहा जाता है। Obesity is basically a disorder of excess calorie intake। मतलब ओबेसिटी ज्यादा खाना खाने की वजह से या ज्यादा कैलोरी इंटेक करने की वजह से होता है, जिसको क्या कहते हैं, ओवर ईटिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ओवर ईटिंग एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज कैन कंट्रीब्यूट टू द ओबेसिटी। अब इसके अलावा हम ओवर ईटिंग तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा हम एक्सरसाइज बहुत कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके वजह से भी ओबेसिटी होता है। Every 7 calories of excess consumption leads to 1 gram fat deposit। मतलब एक्सेस, अब जो भी कैलोरी हमें दिया गया है कि इतना नॉर्मली इतना कैलोरी ह्यूमन को कंज्यूम करना है, उससे ज्यादा अगर हम कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा जो ही 7 कैलोरी उससे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या होगा, 1 ग्राम फैट का डिपोजिशन हमारे बॉडी में होना शुरू हो जाएगा, और इस तरीके से बॉडी वेट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फैट डिपोजिशन जैसे जैसे होगा वैसे वैसे बॉडी वेट बढ़ती जाएगी और ओबेसिटी की तरफ, या कह सकते हैं वो पर्सन ओबेस होने लगेगा। नेक्स्ट है ओबेसिटी ड्यू टू द वायरस इन्फेक्शन। वायरस इन्फेक्शन की वजह से ओबेसिटी कैसे है, तो 15% of the people with more than 120 kg weight had antibodies to एडिनोवायरस 36 इन देयर ब्लड। तो जो 15% पर्सन ऐसे हैं जो ओबेसिटी में आते हैं और उनका वेट 120 किलो से ज्यादा है, उनके पास एंटीबॉडीज है किसके लिए, एडिनोवायरस 36 के लिए इन देयर ब्लड में एडिनोवायरस 36 के लिए एंटीबॉडीज है। Implying to the virus infection by an unknown mechanism contributes to the obesity। कुछ ऐसे वायरस इन्फेक्शंस के भी वजह से भी ओबेसिटी हो सकते हैं। ये BMI वगैरह नहीं पढ़ना है। तो एक हम लोग बात कर ले रहे हैं ओबेसिटी और एडिपोज टिश्यू। तो ओबेसिटी इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द बोथ नंबर एंड साइज ऑफ द एडिपोसाइट्स।
ऑफ एडिपोज टिश्यू, मतलब एडिपोज टिश्यू के एडिपोसाइट्स का बढ़ जाना भी एक वजह है ओबेसिटी का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडिपोज टिश्यू, व्हाइट एडिपोज टिश्यू एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यू। द फैट इज मोस्टली stored and this tissue is metabolically less active, ठीक है। तो व्हाइट एडिपोज टिश्यू मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव होता है और जो इसमें फैट होते हैं इसी में स्टोर्ड होते हैं। ब्राउन एडिपोज टिश्यू की बात करें तो द स्टोर्ड फैट इज लेस बट द टिश्यू इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, फैट का डिपोजिशन या फैट का स्टोरेज इसमें कम होता है और जो इसका जो टिश्यू है वो मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होता है, ठीक है। तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू possess high proportion of mitochondria and cytochrome but low activity of ATP synthetase, ठीक है। इसमें ब्राउन वाले में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोक्रोम्स का हाई प्रोपोर्शन पाया जाता है, लेकिन उसका एटीपी सिंथेटेज का एक्टिविटी बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज एन एक्टिव सेंटर फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ग्लूकोज एंड इज रिस्पांसिबल फॉर द डाइट इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस, ठीक है। तो ये जो है ब्राउन एडिपोज टिश्यू, उसको एक्टिव सेंटर कहा जाता है। इट इज एन एक्टिव सेंटर फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन प्रॉपर तरीके से ब्राउन एडिपोज टिश्यू में होता रहता है और इसको डाइट इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस सेंटर भी कहते हैं। The peculiarity of the mitochondria of brown adipose tissue is that the oxidation and phosphorylation are not coupled. तो ऑक्सीडेशन और फॉस्फोरिलेशन कपल्ड नहीं होते हैं किसमें, ब्राउन एडिपोज टिश्यू में। माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस मोर हीट एंड लेस एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन जब हमारा ब्राउन एडिपोज टिश्यू में होता है तो ये ज्यादा हीट और लेस एटीपी का प्रोडक्शन करता है। थर्मोजेनिन फंक्शन लाइक एन अनकपलर and dissipates the energy in the form of heat and thus block the formation of ATP। तो थर्मोजेनेसिस जिसे कहते हैं उसमें क्या होता है कि हीट का प्रोडक्शन ज्यादा होगा और एटीपी का फॉर्मेशन कम होगा। ब्राउन एडिपोज टिश्यू इज ऑलमोस्ट एब्सेंट इन द ओबेस पर्सन, या ऐसे पेशेंट्स जिसमें ओबेसिटी पाया जा रहा है उसमें ब्राउन एडिपोज टिश्यू बहुत कम या ऑलमोस्ट एब्सेंट पाए जाते हैं, क्योंकि ब्राउन एडिपोज टिश्यू अगर उसमें रह रहा है तो ओबेस या ओबेसिटी डिजीज या ओबेसिटी सिम्टम्स उसमें दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ द लिपिड मेटाबॉलिज्म। इसमें हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया, एथेरोस्क्लेरोसिस, फैटी लिवर और ओबेसिटी हम लोगों ने पढ़ा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे।